अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अल सादिक इंस्टीट्यूट और हाजिर हैं हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी के पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वाली वीडियो जो है वन शॉट लॉन्ग होने वाली है, तो कितना भी टाइम लगे लेकिन ये चैप्टर आपका इसी वीडियो के ज़रिए से कवर हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से जुड़ी हुई जो भी बुनियादी चीज़ें हैं वो सारी इस चैप्टर के अंदर कवर की जाएंगी। सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन का लिखा हुआ है कि बायोलॉजी जो है कौन सी ब्रांच है, इसके बारे में क्या चीज़ें डिस्कस की जाती है। तो हमें जितना भी नॉलेज हासिल होती है वो सिर्फ साइंस के अंदर नॉलेज हासिल होती है। साइंस की फिर हम दो ब्रांचेस करते हैं, एक सोशल साइंसेज होती है, दूसरी नेचुरल साइंसेज होती है। नेचुरल साइंस के अंदर जो हमारी नेचर के साथ में वाबस्ता है, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी आ जाती है। तो बायोलॉजी नेचुरल साइंस की एक ब्रांच होती है। लेकिन बायोलॉजी के अंदर खुद किसको स्टडी किया जाता है? बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग बींग्स, जो चीज़ें जिंदा है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी हमें तमाम लिविंग थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। उन लिविंग थिंग्स के बारे में हमें यह भी बताती है कि वो किस तरह से शक्ल सूरत के अंदर, साइज़ के अंदर और बनावट के अंदर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जानदार अलग अलग हैं, वो क्यों अलग हैं, कौन सी वजह उनको अलग करती है, ये सारी चीज़ें भी बायोलॉजी में पता चलती है। अगर बायोलॉजी वर्ड को देखें तो ये ग्रीक ज़बान से लिया हुआ वर्ड है। बायोलॉजी दरअसल कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड का मतलब होता है जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हो। तो बायोलॉजी के अंदर एक वर्ड है बायोस, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में है, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब होता है सोचना, रीजनिंग करना या स्टडी करना। तो बायोलॉजी लफ्ज़ का भी लिटरल मीनिंग होता है स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ और स्टडी ऑफ लाइफ जो है ये बायोलॉजी का हमारे पास मतलब बनता है। अब हम आगे का डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ लाइफ के हवाले से, कि हम जिंदा किसको कहते हैं, कौन सी चीज़ जिंदा है या कौन सी चीज़ जिंदा नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि लाइफ को हम लोग जो है डेफिनेशन की सूरत में बयान नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ जिंदा है या नहीं, ये हमें डेफिनेशन में नहीं पता चलेगा। हाँ, देखेंगे कि लाइफ के कौन कौन से जो काम हैं वो जानदार के अंदर हो रहे हैं, कौन से फंक्शन हैं जो जानदार के अंदर हो रहे हैं। अगर कुछ चीज़ें जानदार के अंदर होंगी तो हम कहेंगे वो लिविंग है, अगर वो चीज़ें नहीं हो रही होंगी तो हम कहेंगे कि वो नॉन लिविंग है। मिसाल के तौर पर जानदारों के अंदर एक चीज़ हो रही होगी, वो होगी रेस्पायरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज दाखिल होता है और हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी हासिल करती है। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, एनर्जी का हासिल होना, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहलाता है। रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन हो हमारी बॉडी के लिए, और कुछ जानदारों के अंदर ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस बगैर ऑक्सीजन के भी हो जाता है। तो बस रेस्पिरेशन का होना, ग्लूकोज का टूटना, एनर्जी का मिलना, फिर ऑक्सीजन हो या ना हो। तो हमारे जैसे बड़े जानदारों में हमने जैसे कहा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। जो बहुत ही छोटे जानदार होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनके अंदर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की दरकार नहीं होती। तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटेगा और एनर्जी मिलेगी। बेसिकली ये एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है। तो जानदारों को एनर्जी चाहिए, इसलिए वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे। एक और का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है बड़े मालिक्यूल्स का छोटे मालिक्यूल्स के अंदर टूट जाना और फिर उन छोटे मालिक्यूल्स का आगे जाकर के एब्जॉर्ब हो जाना। ये डाइजेशन प्लांट्स के अंदर नहीं हो रहा प्रोसेस, ये डाइजेशन का प्रोसेस हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर हो रहा है। तो एनिमल्स का ये एक प्रोसेस है जो कि प्लांट में नहीं हो रहा, तो हम इस डाइजेशन को तमाम जानदारों के साथ में जोड़ नहीं सकते। उसके अलावा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चीज़ों का टूटना या चीज़ों का बनना। ये हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस होते हैं। अगर चीज़ें मिसाल के तौर पर टूटती है तो उसे कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। कैटाबॉलिज्म के अंदर चीज़ों का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी भी हासिल हो सकती है। और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर चीज़ें बनती हैं। तो अगर हम बात करें रेस्पिरेशन के बारे में, ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है और ये कौन सी किस्म में, ये कैटाबॉलिज्म है, यानी कि इसके अंदर जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। एक और है एनाबॉलिज्म, जिसके अंदर चीज़ें बन रही तो फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज का बनना, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये तीन बयान कर लिए। एक और चीज़ है जो कि मूवमेंट कहलवाती है। मूवमेंट हमारे पास आमतौर पर देखा जाता है, कहा जाता है चेंज इन पोजीशन, जगह का बदलना। दरअसल जगह का बदलना ये लोकोमोशन होती है और लोकोमोशन एनिमल के साथ में वाबस्ता है। प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन नहीं होती, लेकिन प्लांट के अंदर रूट उनकी मूव कर रही है। रूट का ज़्यादा फैल जाना या आगे चल कर के लीव्स का, स्टेम्स का फैल जाना, ये मूवमेंट प्लांट्स के अंदर हो रही है। छोटे सेल्स के अंदर भी उनके यहाँ मूवमेंट हो रही है, तो जानदारों के अंदर मूवमेंट भी हो रही होगी। एक और चीज़ है वो है ग्रोथ। ये ग्रोथ जानदारों के अंदर होती है और नॉन लिविंग चीज़ों के अंदर भी ये देखी जा सकती है। मिसाल के तौर पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ की अभी जो हाइट है वो इतनी बड़ी हुई है, लेकिन उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है तो उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो इस तरह से वहाँ पर भी ग्रोथ हो सकती है। तो ग्रोथ का ओवरऑल मतलब होता है
किसी चीज़ का बढ़ जाना, कोई चीज़ बढ़ जाए, वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाए, वो मास में इंक्रीज़ हो जाए, तो ये ग्रोथ है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, लेकिन हम इसको मुकम्मल तौर पर लिविंग के साथ नहीं जोड़ सकते। नॉन लिविंग के अंदर भी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। दूसरी है डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट एक बहुत ही कंट्रोल प्रोसेस होता है, जिसे हमारे कुछ केमिकल्स, हमारा ब्रेन जो है कंट्रोल कर रहा होता है। इस डेवलपमेंट के नतीजे में ही आगे चल करके ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास चेंजेस आते हैं जो कि हम ग्रोथ में देखते हैं। ग्रोथ में मतलब कि ओवरऑल कोई जानदार बढ़ गया, अब वो कैसे बना, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, ये सारा डेवलपमेंट में देखा जाता है। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में फ़र्क होता है। एक और चीज़ है एक्सक्रिएशन। हमारी बॉडी मेटाबॉलिक रिएक्शंस करती है, उस दौरान कुछ ख़राब चीज़ें बनाती है। उन ख़राब चीज़ों का बॉडी से निकल जाना, ये एक्सक्रीशन कहलाता है। मिसाल, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से हमारी बॉडी यूरिया, यूरिक एसिड, इन जैसे ख़राब केमिकल्स को भी बनाती हैं, या अमोनिया को भी। तो ये चीज़ें हमारी बॉडी से निकल जाती हैं, ये प्रोसेस एक्सक्रीशन का कहलवाएगा। उसके अलावा अगर हम और जिक्र करें तो इरिटेबिलिटी। जानदार के अंदर इरिटेशन होती है, वो बेजार होता है। मतलब कि समझ लो कोई चेंज आया, जानदार उस चेंज के लिए वहाँ से रेस्पॉन्स करेगा उस चेंज की तरफ। तो ये जो रेस्पॉन्स है जानदार का किसी चीज़ की तरफ करना, ये इरिटेबिलिटी कहलवाता है। मिसाल के तौर पर आपने प्लांट्स को टच किया तो उसके लीफ क्लोज हो रहे हैं, ये एक इरिटेबिलिटी वाला रेस्पॉन्स है। उसके अलावा मिसाल के तौर पर हमारी आंखों में कोई चीज़ चुभती है, हम रोशनी की वजह से उन आँखों को जो है दूर कर देते हैं, तो ये हमारे पास रेस्पॉन्स है जो किसी बाहरी चीज़ के लिए हो रहा है। तो ये एक इरिटेबिलिटी वाला रेस्पॉन्स जानदारों के अंदर हो सकता है। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का सिंपली मतलब होता है दोबारा प्रोड्यूस करना। मतलब एक जानदार जो कि प्रोड्यूस हो चुका है, एक सेल जो प्रोड्यूस हो चुका है, वो सेल आगे जा करके मज़ीद सेल्स को प्रोड्यूस करे। तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है एक सिंगल सेल वाले जानदारों के अंदर भी हो रहा होता है, और मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल वाले जानदारों के अंदर भी हो रहा होता है। इसके अंदर जानदार अपना कोई पार्ट बना सकता है। जैसे ग्रोथ के दौरान रिप्रोडक्शन हो रही होती है सेल्स की, हमारे सेल्स ज़्यादा हो रहे होते हैं, या फिर उस जानदार की जैसा दूसरा जानदार आ सकता है। ये सारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जो कि जानदारों के लिए ज़रूरी है। अगर ये प्रोसेस ना होता तो जानदार ख़त्म हो चुके होते। मिसाल के तौर पर एक प्लांट है हमारे पास, मैंगो प्लांट, अगर उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होती तो कोई और उसकी किस्में आगे डेवलप ही नहीं होती, और उसकी किस्में डेवलप ना होने की वजह से वो जो जानदार है वो सारा एक्सटिंक्ट हो चुका होता। तो जानदार की बका के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है। अब हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। हम लोग बायोलॉजी में जो ब्रांचेस शामिल हैं और जो डिवीजन्स है बायोलॉजी के जो हिस्से हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो ये समझिएगा कि बायोलॉजी खुद जो है लाइफ की जो है स्टडी कहलवाती है। तो लाइफ कौन कौन सी किस्मों की हो सकती है? हम लाइफ को बेसिकली 3 किस्मों में डिवाइड कर रहे हैं। एक एनिमल लाइफ। जब एनिमल लाइफ की स्टडी हो रही है तो वो हमारे पास होगी जूलॉजी के अंदर। जूलॉजी जो है, ये वर्ड जो है उसके अंदर जोन जो वर्ड है ये एनिमल को बता रहा होता है, और लोगस जो है स्टडी या रीजनिंग। तो जूलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ एनिमल्स की जाती है। उसके अलावा एक और है बॉटनी। बॉटनी जो है इसके अंदर स्टडी ऑफ प्लांट्स की जाती है। तो एक एनिमल लाइफ की स्टडी जूलॉजी, और प्लांट लाइफ की स्टडी जो है बॉटनी। अब ये बॉटनी कहाँ से है? ये ग्रीक ज़बान के वर्ड बुटेन से आया है, जिसका मतलब होता है प्लांट्स। यहाँ पर इन्होंने गलती की हुई, यहाँ पर लोगस का लिखा हुआ है। लोगस का मतलब स्टडी या रीजनिंग, हालांकि बॉटनी लफ्ज़ के अंदर लोगस कहीं पर है ही नहीं। तो बॉटनी का वैसे सिंपल मतलब है स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी का एक और नाम भी हो सकता है, वो है फाइटोलॉजी। ये जो फाइटो लफ्ज़ है, फाइटो का मतलब प्लांट्स होता है, और यहाँ पर हम लॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो फाइटोलॉजी के नाम से हम जानें, या फिर बॉटनी का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करें। फिर पहले तो हमें यही मालूम था कि प्लांट्स और एनिमल्स बस यही 2 किस्मों की लाइफ होती है। फिर हमें बाद में पता चला कि कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों से छोटे होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन्हें हम बगैर माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया हो गया। तो इन जानदारों की स्टडी को फिर एक और ब्रांच के अंदर रखा गया जो कि है माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कहलवाती है। उन जानदारों की स्टडी जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखा जा सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं मजीद ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के हवाले से, कि बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस शामिल है। समझ ले, बायोलॉजी एक दरख्त की तरह है जिसमें से डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं, और हर ब्रांच जो है एक अलग चीज़ के बारे में स्टडी है। मिसाल के तौर पर जब हम जानदारों के बाहरी शक्ल सूरत की स्टडी करते हैं, तो जब बाहरी शक्ल सूरत जानदार की देखते हैं कि वो किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो ये वाली स्टडी हमारे पास मार्फोलॉजी कहलवाती है, जो एक्सटर्नल फॉर्म, बाहरी शक्ल के बारे में हमें बता रही होती है, बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में बता रही होती है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक हाथी आ जाए तो आप उसके शक्ल को देख करके बता सकते हो कि वो हाथी एक अलग किस्म का जानदार है, और शेर अगर आपके सामने हो तो आप उन दोनों में फ़र्क बयान कर सकते हैं कि फ़र्क उनमें क्या क्या मौजूद है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लॉइन मौजूद है,
एक लिपर्ड मौजूद है और एक टाइगर मौजूद है। वैसे आपको अगर उनकी शेप का नहीं मालूम तो आप कहोगे कि ये सारे शेर हैं एक जैसे, लेकिन टाइगर की बॉडी के ऊपर आपको जो है निशान पत्तियों की सूरत में नज़र आएंगे। लियोपार्ड की बॉडी के अंदर आपको बड़े बड़े से दाग नज़र आएंगे और लॉयन की बॉडी इन दागों से परे होती है। उनकी जो हेड वाला हिस्सा होता है वहाँ पर बहुत सारे बाल मौजूद होते हैं। तो ये उनकी मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। तो मार्फोलॉजी हमें बताती है कि कौन सा जानवर एक दूसरे के सिमिलर है या अलग है। जानदारों की ग्रुपिंग में ये हेल्प करती है और जानदारों की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखने में भी मार्फोलॉजी हमें हेल्प करती है कि जानवर किस में से बना हुआ हो सकता है। मार्फोलॉजी हमें बाहर से ही जानदार की पता चल जाती है, लेकिन एनाटॉमी जो है ये हमें बाहर से पता नहीं चलती। एनाटॉमी के अंदर जानदारों के इंटरनल बॉडी पार्ट्स को स्टडी किया जाता है। अब जब जानदार के इंटरनल बॉडी पार्ट्स को हम देख रहे हैं तो उसके लिए लाजमी जानदार को खोला जाएगा, जानदार को कट किया जाएगा। तो जानदार को कट करके उसके इंटरनल पार्ट्स को देखना ये एनाटॉमी कहलवाती है। हमारे यहाँ अगर कोई ऑपरेशन होना होता है, सर्जरी होनी होती है, तो एनाटॉमी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि हमें बॉडी का अगर मालूम होगा तभी हम आगे चल करके बॉडी की सर्जरी और उन एक्स्ट्रा पार्ट्स वगैरह को रिमूव कर सकते हैं, जो मल फंक्शनिंग है उनको रिमूव या रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारा एनाटॉमी के ज़रिए से हो रहा है। सेल बायोलॉजी, अगर हम बात करें जानदार की बुनियाद के बारे में, जानदार जो है वो सारे के सारे सेल से बने हैं। और सेल बायोलॉजी को दूसरा साइटोलॉजी भी कहा जाता है। साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब है स्टडी। तो सेल बायोलॉजी सेल की स्टडी होती है। इसमें सेल को और सेल में पाए जाने वाले पार्ट्स को यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स को, और ये भी देखा जाता है कि सेल कैसे डिवाइड होता है। आपके यहाँ चैप्टर मौजूद है सेल्स एंड टिश्यूज़, वहाँ पर सेल बायोलॉजी को डिस्कस किया जा रहा है। और दूसरा चैप्टर है सेल साइकिल। तो सेल बायोलॉजी उन दो चैप्टर्स में डिस्कस हो रही है। फिर एक और हिस्टोलॉजी, सेल्स बहुत सारे आपस में जुड़ करके टिश्यूज़ बनाते हैं और उन टिश्यूज़ की स्टडी जो है हिस्टोलॉजी कहलवाती है। तो प्लांट्स के टिश्यूज़ हैं, एनिमल्स के टिश्यूज़ हैं, ये हिस्टोलॉजी में स्टडी होंगे। हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ क्यों स्टडी करें? मिसाल के तौर पर एक टिश्यू जो है ख़राब हो चुका है, कुछ सेल्स ख़राब हो चुके हैं कैंसर की वजह से या जहर की वजह से, तो हिस्टोलॉजी हमें बताएगी कि उन पर क्या असर हुआ है। मिसाल पोस्टमार्टम जब होता है तब वहाँ पर भी हिस्टोलॉजी हमें हेल्प कर रही होती है। उसके अलावा हमारे पास एक और ब्रांच है फिजियोलॉजी। टिश्यूज़ बहुत सारे आपस में जुड़ करके ऑर्गन्स को बनाते हैं। तो जब हम ऑर्गन्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं, मिसाल हमारी बॉडी में हार्ट कैसे काम कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर जो है स्टमक कैसे काम कर रहा है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, तो ये बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनका जो फंक्शंस है वो सारा फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस किया जाता है। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी दोनों ही मेडिकल की ब्रांचेज हैं। फिर हमने कहा कि जैसे हमारे पास बहुत सारे जानदार मौजूद हैं, अब बहुत सारे जानदार हैं, उनका ग्रुपिंग भी होना चाहिए, उनके नाम भी अलग अलग रखे जाए। तो उसके लिए जो ब्रांच मौजूद है वो है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में दो लफ्ज़ मौजूद है, टेक्सा ग्रुपिंग को कहा जा रहा है और नॉमी जो है वो नेम्स को कहा जा रहा है। तो एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर जानदारों की ग्रुपिंग और नेमिंग की जाती है, उसके रूल्स प्रिंसिपल हमें समझाए जाते हैं, वो ब्रांच जो है टेक्सोनॉमी कहलवाती है। हमारा तीसरा चैप्टर बायोडाइवर्सिटी वो इसी टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है। उसके अलावा जेनेटिक्स, जानदारों के अंदर डीएनए होता है और उस डीएनए के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन होती है जिसे हम जीन्स कह रहे होते हैं। और ये जीन्स जो है डीएनए के साथ, क्रोमोसोम के साथ जो है एक जानदार से एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जा रहे होते हैं। तो जीन्स का ट्रांसफ़र होना, कौन से जीन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये सारी जो स्टडी होती है जीन्स का ट्रांसफ़र होना, ये हमारे पास जेनेटिक्स होती है। जेनेटिक्स सिंपली क्या है? स्टडी ऑफ जीन्स। और जीन्स क्या होते हैं? ये हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। उसके अलावा बात करें डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है जिसको हम लोग दूसरा एम्ब्रियोलॉजी भी कह रहे हैं, यानी कि एम्ब्रियो की स्टडी। एम्ब्रियो क्या है? एक बच्चा जो कि माँ के पेट के अंदर डेवलप हो रहा है, या एक चूज़ा जो कि अंडे के अंदर डेवलप हो रहा है, तो वो अपनी बुनियादी हालत के अंदर एम्ब्रियो कहलवाएगा। या जो सीड है उसके अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा है, प्लांट डेवलप हो रहा है, वो एम्ब्रियो कहलवाएगा। उसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस होते हैं जिसके बाद जा कर के वो एक प्लांट बन रहा है, या वो चूज़ा एक बन रहा है, या एक बेबी जो है वो डेवलप हो रहा है। तो जो चेंजेस उसके अंदर आ रही हैं वो सारी चेंजेस जो हैं इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस की जाएंगी कि फॉर्मेशन हो रही है कैसे, और कैसे उसके अंदर डेवलपमेंटल चेंजेस आ रही हैं एक एम्ब्रियो के अंदर। ये सारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी हमें बताती है। तो ये भी मेडिकल की है एक ब्रांच आ जाती है। फिर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के हवाले से। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट हमारे पास लिविंग चीज़ों का भी हो सकता है, नॉन लिविंग चीज़ों का भी हो सकता है। तो इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। अब उनका अगर हम रिएक्शन देखेंगे कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखे हुए हैं, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग देखेंगे, इफेक्ट्स ऑन ईच अदर देखेंगे लिविंग और नॉन लिविंग का, तो ये हमारे पास इकोलॉजी कहलवाएगी। लेकिन अगर हम सिर्फ इन्वायरमेंट की स्टडी करें तो वो हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलवाएगी। तो दो अलग ब्रांचेज हैं। जब हम सिर्फ इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे तो वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, और जब हम इन्वायरमेंट के
इफ़ेक्ट्स को देखेंगे, इन्वायरमेंट के अंदर जानदारों के इंटरेक्शंस को देखेंगे, तो वो होगी इकोलॉजी। हमारे पास एक और ब्रांच है जो कि पुराने जानदारों से रिलेट करती है। अगर कोई हमें ढांचा पुराने जानदार का मिलता है, डायनासोर वगैरह का, तो उसे जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है वो है पेलेंटोलॉजी। पेलेंटोलॉजी के अंदर हम लोग उन जानदारों को डिस्कस करते हैं जो कि आज के दौर के अंदर फॉसल्स की सूरत में हमारे पास पड़े हुए हैं। तो वो जानदार जो कि रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ है, यानी कि वो जो आज से बहुत ही पहले जानदार मौजूद थे, उन जानदारों को स्टडी जो है पेलेंटोलॉजी कहलवाती है। इसे हम सिंपली स्टडी ऑफ फॉसल्स भी कह सकते हैं, फॉसल्स की स्टडी करना। मिसाल के तौर पर थर के इलाके के अंदर कोयला मौजूद है। ये कोयला क्या है? ये किसी ज़माने के बहुत बड़े दरख्त थे, प्लांट्स थे। आज हमें ये कोयले की सूरत में मिले तो कोयला एक तरह का फॉसल है। इसी तरह से जानदार का कोई अगर हमें पैर का निशान भी मिल जाता है पत्थर के अंदर, तो वो भी एक तरह का फॉसल होता है। अब फॉसल की स्टडी पूरी पेलेंटोलॉजी में होगी। डायनासोर्स का हम लोग डिस्कस करते हैं, ये ग्रुप में चलते थे या अकेला चलते थे, वो उनके पैरों के निशान से हमें मालूम पड़ा। पैर अगर उनके बहुत सारे साथ में हैं तो मतलब वो ग्रुप में चले थे। अकेले अकेले अगर पैरों के निशान मिल रहे हैं तो मतलब कि वो एक अकेले पाए जाने वाला जानदार था। ये सारी चीज़ें फॉसल्स की मदद से जानदारों की हमें पता चलती हैं। तो पेलेंटोलॉजी में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। फिर आती है हमारे पास एक और ब्रांच जिसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसके अंदर हम कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं जो जानदार को फ़ायदा दे सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की एक और फिर ब्रांच आती है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम हमारे डीएनए को, हमारे जीन को बदलते हैं। जीन को बदलते हैं, उसकी पोजीशन को बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी से जीन निकाल करके दूसरे जानदार में हासिल कर दिया। इस तरह से जब जीन को हम बदलेंगे, और बदलने का मकसद होगा कि हम कुछ फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तो जीन में चेंजेस करना, जीन की पोजीशन को बदल देना ताकि हमें कुछ चीज़ें हासिल हो सके। मिसाल के तौर पर इंसुलिन के लिए हमारी बॉडी से जीन निकाल करके बैक्टीरिया में दाखिल किया जाता है, तो उसकी लोकेशन बदली जा रही है जीन की, और इससे डिज़ायरेबल कैरेक्टर यानी कि हमें इंसुलिन हासिल हो रही। तो ये वैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर होता है जो कि बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा होती है। बायोटेक्नोलॉजी सिंपली मतलब वो टेक्निक्स जो दूसरे जानदारों पर इस्तेमाल हो फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। स्टडी ऑफ टेक्निक्स यूज्ड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड द बायोटेक्नोलॉजी, और उसका एक हिस्सा है जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहे होते हैं। फिर हमारे पास एक और ब्रांच है जो जानदार के सोशल बिहेवियर से ताल्लुक़ रख रही है, जिसे सोशियो बायोलॉजी कहा जाता है। इसके अंदर हम जानदारों का बिहेवियर देखते हैं कि एक जानदार किस तरह से दूसरे के साथ में बिहेव कर रहा होता है। जानदारों के अंदर अलग अलग बिहेवियर होता है, वो गुस्से वाला बिहेवियर भी होता है, वो हेल्पिंग बिहेवियर भी होता है। तो जानदारों का सोशल बिहेवियर किस तरह का है। अब हम बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी के हवाले से। पैरासाइट्स की स्टडी पैरासाइटोलॉजी में होती है। पैरासाइट क्या है? ये जानदार होते हैं। ये ऐसे जानदार होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे जानदार पर डिपेंड करते हैं, अपने खाने के लिए या अपनी रहाइश के लिए। मिसाल के तौर पर एक वायरस है, वायरस अपनी रहाइश के लिए सेल पर डिपेंड करेगा और वहीं से चीज़ें हासिल करेगा अपनी डेवलपमेंट के लिए। तो ये दूसरे जानदारों के बगैर जो है बिल्कुल किसी काम के नहीं होते, उन्हें किसी न किसी जानदार पर डिपेंड करना होता है। एक एग्जाम्पल होता है लाइस का। ये एक तरह का इंसेक्ट होता है जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है और हमारे में से जो है ब्लड वगैरह को सक कर रहा होता है। तो ये एक तरह का पैरासाइट है। इस तरह से हमारे पेट में कुछ कीड़े होते हैं, वो भी कुछ पैरासाइट होते हैं। तो पैरासाइट दो तरह के हो सकते हैं, जो बॉडी के बाहर जाकर के हमला करें उन्हें एक्टो पैरासाइट कहा जाएगा, और जो बॉडी के अंदर जाकर के हमला करते हैं, सेल में अंदर जाते हैं, उन्हें एंडो पैरासाइट्स कहा जाता है। जब हम दवाइयों को स्टडी करते हैं, दवाइयों के फ़ायदों को या नुकसानात को स्टडी करते हैं कि दवाई क्या काम कर सकती है, कैसे काम कर सकती है, तो वो वाली ब्रांच हमारे पास होती है फार्मिकोलॉजी, जो हमें एक्शन ऑफ ड्रग्स यानी कि मेडिसिन का बता रही होती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं जो सेल को या सेल के ऑर्गेनेल्स को बना रहे होते हैं। हालांकि वो हमारे पास बेसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहा जा रहा है, जिन्हें आगे हम एक और ब्रांच का डिस्कस करेंगे, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी हम उन मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे होते हैं जो हमारे सेल और उनके ऑर्गेनेल्स को बना रहे। तो बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक तरह से सेम ब्रांचेज है हमारे पास। तो डी स्टूडेंट्स, अब हम जो टॉपिक जिक्र करने वाले हैं वो है बायोलॉजी का ताल्लुक साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ में। साइंस की दीगर ब्रांचेस भी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से बायोलॉजी उनके साथ में ताल्लुक है। दरअसल हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं और देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बाकी ब्रांचेस का असर है या नहीं है। तो अगर हम लोग बायोलॉजी के बारे में यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है, यानी कि ये साइंस की दीगर ब्रांचेस के साथ में ताल्लुक रख रही है। मिसाल के तौर पर जब हम एनिमल्स के अंदर मूवमेंट्स को डिस्कस करते हैं, एनिमल का मूव करना ये लाजमी बायोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन जब एनिमल की मूवमेंट हो रही है तो वो फिजिक्स के लॉज के मुताबिक, फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन के मुताबिक जो है एनिमल के अंदर एक मूवमेंट हो रही है।
अगर हम एनिमल के एक सेल को डिस्कस करते हैं और जब हम सेल के अंदर मौजूद केमिकल्स को देखते हैं तो वो केमिकल्स जो हैं वो केमिस्ट्री का हिस्सा है, उनको हम लोग देख रहे हैं। तो बायोलॉजी जो है इंटरडिसिप्लिनरी जो है साइंस है, ये साइंस की दीगर ब्रांचेस के साथ में ताल्लुक़ रख रही है। इसके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि किस तरह से साइंस की दूसरी ब्रांचेस बायोलॉजी के साथ में जुड़ी हुई हैं। अगर जानदारों का ताल्लुक फिजिक्स के साथ में होगा तो वो वाली ब्रांच जो है बायोफिजिक्स कहलवाएगी। बायोफिजिक्स जो है ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग फिजिक्स के तरीक़ेकारों को, फिजिक्स के लॉज को देखते हैं कि वो किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है लाइफ के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसे रेडियो फिजिक्स कहा जाता है। रेडियो फिजिक्स के अंदर हम रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशंस आते कहाँ से हैं? ये आइसोटॉप्स में से निकलते हैं जिन्हें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहा जा रहा है। अब हमारे पास आइसोटॉप क्या होते हैं? सपोज कर लें ये हमारे पास एक एटम मौजूद है। इस एटम का जो बीच का हिस्सा है वो है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और दूसरी चीज़ जो है वो न्यूट्रॉन होती है। मिसाल के तौर पर इसके अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन भी एक मौजूद है। अब इसका जो एटॉमिक मास होगा वो होगा 2, क्योंकि एटॉमिक मास को हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद के साथ में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि एक और हमारे पास अगर मौजूद हो एटम जिसके अंदर प्रोटॉन एक मौजूद हो लेकिन जो न्यूट्रॉन हो वो 2 मौजूद हो। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर जो है उसमें फ़र्क है और इस तरह से इसका जो एटॉमिक मास आएगा वो बनेगा 3। तो इन दो को हम लोग कहेंगे कि ये दो एक दूसरे के आइसोटॉप है। आइसोटॉप हमेशा वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन की तादाद सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद, एटॉमिक मास जो है उसमें फिर फ़र्क आता है। तो ऐसे को जो है आइसोटॉप कहा जाता है क्योंकि उनका न्यूक्लियस हैवी है। हैवी न्यूक्लियस होने की वजह से वो रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो रेडियो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मटीरियल्स की मूवमेंट हो रही तो आइसोटॉप्स की मदद से उन मटीरियल्स को जो है देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर आइसोटॉप्स का इस्तेमाल करके हम लोग ब्लड क्लॉट को भी देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हुआ पड़ा है और कौन सी ब्लड वेसल वगैरह जो है हमारी बॉडी की ब्लॉक हुई पड़ी है। इन रेडियो आइसोटॉप के अंदर एक और टेक्निक भी आ जाती है जिसे रेडियो लेबलिंग कहा जाता है या कार्बन डेटिंग कहा जाता है। रेडियो लेबलिंग के अंदर हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है आइसोटॉप का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल हमारे पास 2 डीएनए, हम एक डीएनए को अलग रख रहे हैं, दूसरे को अलग रख रहे हैं। तो एक डीएनए में हम रेडियो आइसोटॉप का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो जो है बाकी डीएनए से अलग रहेगा क्योंकि उसका जो मास होगा वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा। कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग एज ऑफ फॉसल्स को जो है डिटरमाइन करते हैं। इसके अंदर भी आइसोटॉप इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर कार्बन के आइसोटॉप इस्तेमाल हो रहे हैं और कार्बन के आइसोटॉप का इस्तेमाल करते हुए फॉसल्स की एज को मालूम करना कि कोई फसल कितना पुराना है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई किताब भी मिलती है और कोई दावा करता है ये किताब आज से 4000 साल पुरानी है तो उसका एग्जैक्ट डेट हमें किससे मालूम पड़ेगा? कार्बन डेटिंग के प्रोसीजर से हमें पता चलेगा। कुछ और भी टेक्निक्स हैं जो कि फिजिक्स की इस्तेमाल होती हैं जैसे कि साउंड वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है, अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल किया जाता है, लेज़र टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है, एक्स रेज जो है वो जानदारों के ऊपर इस्तेमाल हो रही है। तो जानदारों के ऊपर फिजिक्स की जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो हमारे पास जो ब्रांच होगी वो होगी बायोफिजिक्स। इसी तरह से हमारे पास एक और है बायोमैथमेटिक्स जिसके लिए बायोमेट्री का लफ्ज़ भी लिखा हुआ है। जब मैथमेटिक्स को इस्तेमाल किया जाए जानदारों के ऊपर, हम मैथमेटिक्स को कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमें जानदारों से रिलेटेड रिसर्च करनी होती है, जब जानदारों से रिलेटेड हमें डेटा कलेक्ट करनी होती है तो रिसर्च के अंदर हमें बायोमैथमेटिक्स जो है हेल्प कर रही होती है। आपका दूसरा चैप्टर सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके अंदर बायोमैथमेटिक्स का जिक्र किया जा रहा है। बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, जब हम लोग मॉलिक्यूल्स का स्टडी करते हैं, वो मॉलिक्यूल जो जानदार के अंदर मौजूद है, जो जानदार के सेल को या जानदार को बना रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स के बारे में जब हम नॉलेज हासिल करते हैं, ये नॉलेज कि वो मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, उनकी सिंथेसिस कैसे होती है। मिसाल के तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एटम्स हैं हमारे पास, 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ये आपस में जुड़ करके प्रोटीन को भी बना सकते हैं, ग्लूकोज को भी बना सकते हैं, लिपिड्स को भी बना सकते हैं। इनका तादाद कौन सा होगा कि लिपिड बनेगा, इनका तादाद कौन सा होगा कि शुगर बनेगा, और क्या इनका तादाद होगा कि अमाइनो एसिड बनेगा, ये सारा बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस होगा। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं वो सारा भी बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस होगा। मिसाल प्रोटीन का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है, या लिपिड्स का क्या काम है। अब अगर हमने डिस्कस करना हो जानदारों के बारे में जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर रहते हैं तो वो वाली ब्रांच जो है बायोजियोग्राफी कहलवाती है। ज़मीन के अलग अलग हिस्से होते हैं अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, जानदारों के हिसाब से, बनावट के हिसाब से। तो ज़मीन के जो दूसरे जियोग्राफिकल रीजन्स हैं वहाँ पर जो जानदार मौजूद हैं उन सब की स्टडी बायोजियोग्राफी। हाँ, मालूम है कि मिसाल के तौर पर ज़मीन के कुछ इलाके हैं जो एक दूसरे से अलग अलग हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से।
या कुछ फिजिकल बैरियर्स भी हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑस्ट्रेलिया का इलाका है, वो सारी दुनिया से कटा हुआ है क्योंकि वो समंदर के बीच का इलाका है। तो इस वजह से वो जानदार जो है सिर्फ उस एक एरिया में ही लिमिटेड हुए पड़े हैं, रिस्ट्रिक्टेड हुए पड़े हैं। तो जानदार रिस्ट्रिक्टेड हुए पड़े हैं एक खास इलाके के अंदर। और जब हम जानदारों को डिस्कस करते हैं जो अलग अलग इलाकों में पाए जा रहे हैं, तो वो वाली ब्रांच बायोजियोग्राफी। फिर हमारे पास एक और ब्रांच है, वो है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मैशत को कहते हैं, पैसे कमाने को कहते हैं। जब जानदारों के जरिए से मैशत इंप्रूव हो रही है, पैसे कमाए जा रहे हैं, तो वो है बायो इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिनमें से हमें प्रोडक्शन हासिल होती है। मिसाल मीट हासिल हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन हासिल हो रही है। उसके अलावा इनमें से फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारा खर्चा कितना हुआ है, कॉस्ट वैल्यू कितनी है और हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है। तो बायो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, यानी कि जानदारों के जरिए से जो इकोनॉमी हमारी डेवलप हो रही है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो इस वजह से क्योंकि जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी को पढ़ते हैं फिर उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि आगे जा करके वो कौन सी डिग्री जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। वरना जो है एक ऐसे भेड़ की तरह चले जिसे रास्ते का ही नहीं मालूम। तो इसलिए इंसान को ये ज़रूर जहन में होना चाहिए कि वो आगे अपने लिए कौन सा फ्यूचर जो है अपने लिए बना सकता है। अब यहाँ सबसे पहले जिस करियर का जिक्र किया जा रहा है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर, यानी कि आप मेडिकल की फील्ड के अंदर जा सकते हैं। वहाँ आप ज़रूरी नहीं कि MBBS और BDS की डिग्री हासिल करें, आप नर्सिंग या उसके अलावा जो शॉर्ट मेडिकल कोर्सेज होते हैं उन्हें भी आप जो है परस्यू कर सकते हैं। अब यहाँ मेडिसिन के बारे में लिखा हुआ है कि मेडिसिन का इस्तेमाल जो है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के तौर पर हो सकता है। एक जो फिजिशियन होता है, जनरल फिजिशियन, उसका सर्जरी से काम नहीं होता। तो वो सिंपली डायग्नोस करेगा, बीमारी को पहचानेगा और मेडिसिन के जरिए से इलाज करेगा। लेकिन सर्जरी के अंदर जो है ऑपरेशन हो रहे होते हैं। तो रिपेयरिंग ऑफ ऑर्गन हो सकती है, रिप्लेसमेंट यानी कि वो ऑर्गन निकाल करके दूसरा लगाया जाए, तो इस तरह से जो है, या फिर रिमूवल ऑफ ऑर्गन। अपेंडिक्स का एक ऑपरेशन होता है जिसके अंदर जो है अपेंडिक्स को निकाला जाता है। तो रिमूवल ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन जो है हो सकता है। ट्रांसप्लांट के अंदर जो है रिप्लेस किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किडनीज ख़राब हो चुके हैं तो दूसरे किडनीज उसकी जगह पर लगाए जाते हैं। तो इस तरह से मेडिसिन एंड सर्जरी की फील्ड जो है आपको मेडिकल की तरफ लेकर जाएगी। उसके अलावा हमारे पास है एग्रीकल्चर। ज़रूरी नहीं कि आपके पास इसकी डिग्री हो, इसके बगैर भी आप जो है एग्रीकल्चर की फील्ड को अपना सकते हैं। लेकिन डिग्री के साथ जो है आप ज़्यादा बेहतर तौर पर एग्रीकल्चर को समझ सकते हैं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो इस हिसाब से इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स होती है। हम मुख्तलिफ तरह के क्रॉप्स फसल उगाते हैं, या फिर फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स उगाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। मेडिकल एंड सर्जरी के कोर्सेज करें तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है जो कोर्स करा रही हैं। लेकिन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो सिंध के अंदर एक मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मौजूद है जो टंडो जाम के अंदर मौजूद है। वहाँ पर इसके कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा जो है कराए जाते हैं एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड। जिसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक और कोर्स होता है जिसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंदर न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट को डेवलप किया जाता है, और उसके अलावा जो फ्रूट वगैरह है वो न्यू वैरायटी में डेवलप हो, ये हॉर्टिकल्चर के अंदर होता है। हम चाहते हैं कोई नया जो है फ्रूट बनाया जाए जेनेटिक चेंज करके या क्रॉसिंग करके, क्रॉस ब्रीडिंग करके। इस तरह से हॉर्टिकल्चर हमें बताती है किस तरह से हम नए प्लांट को या प्लांट प्रोडक्ट को बना सकते हैं। आप एक और करियर को अपना सकते हैं और वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री को हम वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन की जाती है। या तो हम पहले से मौजूद फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करें या फिर नए फॉरेस्ट को लगाएं। फॉरेस्ट जंगलात होते हैं जो दरअसल प्लांट्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। तो प्लांट्स की हमें बहुत ज़्यादा किस्में उस फॉरेस्ट में देखने को मिल सकती है, और उसके अलावा एनिमल्स जो है वो भी बहुत सारे फॉरेस्ट के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट जो है एनिमल्स का घर होता है। तो फॉरेस्ट का बचाना मतलब कि एनिमल और प्लांट दोनों को बचाना। तो एक मुकम्मल डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, जिसके अंदर फॉरेस्ट की डेवलपमेंट या वाइल्ड लाइफ की जो है कंजर्वेशन की जाती है, उन्हें बचाया जाता है। अब एक और प्रोफेशन है जिसे फार्मिंग कहा गया है। फार्मिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फार्म्स बनाए जाते हैं, जैसे मछली का फार्म हो गया, हमारे पास गाय भैंस का फार्म हो गया, या फिर पोल्ट्री फार्म हो गया। फार्मिंग के अंदर हम लोग जो है प्लांट के फार्म्स भी बना सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मैंगो फार्म हो गया। इस तरह से मुख्तलिफ फार्म्स जो है वो डेवलप किए जा सकते हैं। तो प्लांट के एनिमल के दोनों फार्म्स डेवलप किए जा सकते हैं ताकि हमें मीट हासिल हो सके या मिल्क हासिल हो सके, या फिर दूसरे प्रोडक्ट जैसे कि लेदर या फिर वूल हासिल हो सके। अब इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी का स्पेशलाइजेशन का कोई कोर्स नहीं होता। आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो कि आप जो है नेट के ज़रिए से भी हासिल कर सकते हैं, न्यू टेक्निक्स को भी अपना सकते हैं। इस तरह से आप अपनी फार्मिंग को जो है बेहतर कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री ये एग्रीकल्चर साइंस का एक हिस्सा है जिसके अंदर एनिमल्स को डेवलप किया जाता है, एनिमल्स की ब्रीडिंग की जाती है और एनिमल्स का ख्याल रखा जाता है, उन एनिमल्स का जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। एक और प्रोफेशन का जिक्र किया जा रहा है जो फिशरीज़ है। फिशरीज़ के अंदर ये ध्यान रखा जाता है कि क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फ़िश को बेहतर बनाया जाए। एक तो उनकी तादाद बेहतर हो, क्वांटिटी और क्वालिटी भी साथ साथ बेहतर होती जाए।
फिशरीज़ का बाकायदा से यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट भी होता है जहाँ पर फिशरीज़ से रिलेटेड कोर्स किया जाता है। अगर फिशेज़ की बात करें, फिशेज़ जो है प्रोटीन का सोर्स है। जो भी मीट है वो प्रोटीन का जो है बेस्ट सोर्स होता है। उसके अलावा इसमें से कुछ फैटी एसिड्स निकलते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लास्ट के अंदर हम जिक्र करें बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव प्रोफेशन है। इंपॉर्टेंट प्रोफेशन इसलिए क्योंकि आज के दौर के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें बनानी होती हैं, जैसे कि हमें ग्रोथ हार्मोन्स चाहिए, इंसुलिन चाहिए, कुछ मालिक्यूल्स चाहिए इंटरफेरॉन जो हमें बीमारियों से बचाएं। तो इस तरह की मुख्तलिफ प्रोडक्ट हासिल करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेंसिटिव, क्योंकि इसके अंदर जीन की मैनिपुलेशन हो रही है, जीन को बदला जा रहा है, तो इस वजह से क्लोनिंग वगैरह का भी इसके साथ आ रहा है कि जानदार की कॉपी बनाई जाए मुकम्मल तौर पर। तो ये कुछ इथिकल वैल्यूज़ के अंदर, इखलाकियात के अंदर जो है थोड़े से इसके मामलात हो सकते हैं। अब इसके अंदर जो चीज़ें बनाई जाएंगी उनमें इस्तेमाल बैक्टीरिया को किया जाएगा। बैक्टीरिया के ज़रिए से इंसान का जीन दाखिल करके चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर हम बात करते हैं कुरान और बायोलॉजी के हवाले से कि कुरान जो है वो हमारी ज़िंदगी के बारे में, जानदारों के बारे में क्या कह रहा है। अगर हम बात करेंगे तो कुरान ने जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ का बताया हुआ है कि जो ज़िंदगी है उसकी शुरुआत कैसे हुई है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर बयान की जा रही है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो पानी से बनाई गई हैं। इंसान हो गए हैं, तमाम चीज़ें जो हैं उनकी शुरुआत जो है वो वाटर से हुई। अगर हम आज के दौर में देखें, हमारी बॉडी 70% पानी की बनी हुई है। तो इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सेल जो है वो वाटर का बना हुआ है। यहाँ सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है, जो सबसे पहला सेल बना है, वो भी पानी में से ही डेवलप हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तमाम जानदार जो है वो पानी में से बने हैं। उसके अलावा जानदार के अंदर, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी कुरान के अंदर बयान किया गया है। उन आयत को भी डिस्कस करते हैं कि वहाँ पर क्या बयान किया गया है। तो यहाँ पर सूरह नूर की आयत जो है 45 हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर ये बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ने हर ज़मीन पे चलने वाला जानदार जो है वो पानी से बनाया हुआ है। और उसके अलावा इसके अंदर एक ये बात बयान की जा रही है कि जानदारों की कौन सी किस्में, कुछ जानदारों की ऐसी किस्में हैं जो पेट के बल चलते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स होते हैं, स्नेक वगैरह हो गए। कुछ ऐसे हैं जो कि 2 पाँव पे चलते हैं, जो कि बाइपेडियल हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि 4 पाँव पे चलते हैं, जैसे कि टेट्रापेडियल है। जैसे कि हमारे पास जो है कैटल्स हो गए, ये सारे टेट्रापेडियल एनिमल्स होते हैं। और बाइपेडियल के अंदर हम इंसान हो गए या बर्ड्स हो गए। तो अल्लाह जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। बेशक अल्लाह हर शे पर कादिर है, अल्लाह हर चीज़ बना सकता है, उसके लिए कोई भी चीज़ बनाना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है इस आयत के अंदर कि वाटर की अहमियत को यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि वाटर तमाम जानदारों के अंदर मौजूद है। दरअसल वाटर सेल में होता है, और सेल के अंदर वाटर जो है कुछ मिक्सचर के साथ में मौजूद होता है। वो वाटर का और दूसरी चीज़ों का मिक्सचर वो प्रोटोप्लाज्म कहलवाता है। इसे हम लिविंग मैटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है वो भी 70 से 90% जो है पानी का बना हुआ होता है। प्रोटोप्लाज्म को अगर हम निकाल देते हैं, बाकी जो चीज़ बचती है वो ड्राई वेट होती है सेल की। उसके अंदर हमारे मुख्तलिफ मालिक्यूल्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो लिखा है प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये जो भी ताकत है ये सारी वाटर की मौजूदगी पर डिपेंड कर रही है। एक और कुरान की आयत है जो कि बयान कर रही है कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो एक दूसरे के करीब करीब हैं, मतलब कि ज़मीन के मुख्तलिफ बायोजियोग्राफिकल रीजन्स मौजूद हैं। उसके अलावा उन रीजन्स के अंदर अलग अलग जो है चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि अंगूरों के बागों वाले हैं, जहाँ पर अंगूर के बाग मौजूद होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जहाँ पर खजूरों के दरख्त हैं। याद रखिए कि अंगूरों के बाग एक अलग ज़मीन पर उगते हैं, और खजूरों के जो दरख्त हैं वो रेतीली ज़मीन के ऊपर या जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ पर उगते हैं। कुछ ऐसे जानदार भी हैं, ऐसे प्लांट्स भी हैं जो एक जड़ से उगे हुए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अलग अलग उगे हुए हैं। प्लांट्स के अंदर इस तरह से भी होता है कि अगर एक रूट है, वहाँ से एक प्लांट डेवलप हो रहा है, उसी रूट से आगे चल करके दूसरा प्लांट जो है वो डेवलप हो रहा होता है। इन किस्म को सक्कर कहा जाता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो अलग अलग भी डेवलप हुए पड़े। और लिखा हुआ है तमाम जानदार जितने भी प्लांट्स हैं सभी जो है एक ही पानी से डेवलप हो रहे हैं, सभी को एक ही पानी दिया जाता है। हालांकि उन सबको एक ही पानी दिया जा रहा है, लेकिन उनके जो फल हैं वो एक दूसरे से बेहतर हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हमारे पास हमारी नेचर के अंदर मौजूद है, लाजिम बात है, वो सारी अक्लमंदों के लिए निशानी होती है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। हमारे पास अगर हम जैसे भी लाइफ को देखेंगे या हमारी अर्थ को ही देखेंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो कि हमें एक क्रिएटर की तरफ, खुदा की तरफ लेकर जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें जिनमें निशानियाँ ज़रूर मौजूद हैं। तो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि इस आयत के अंदर ये बयान किया जा रहा है कि प्लांट की ग्रोथ किस तरह से होती है, उनकी डेवलपमेंट किस तरह की, उनकी कितनी टाइप से। तो कुरान की मुख्तलिफ आयत अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें बता रही है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ मुस्लिम्स इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट रहे हैं जिनका अलग अलग काम है। कुछ का आंखों की बीमारियों के हिसाब से काम है, कुछ का सर्जरी के हवाले से काम है। यहाँ पर बस 3 नाम जिक्र किए जा रहे हैं, तो उन्हीं 3 नामों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मुसलमानों के बारे में लिखा हुआ है कि मुसलमानों ने तजर्बे और ऑब्जर्वेशंस कर ली थी पहली सेंचुरी ऑफ हिजरा से, मतलब कि हिजरी साल के 100 सालों के अंदर ही उन्होंने साइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया था।
अब एक शख्स का नाम आता है जिसका नाम है जाबिर बिन हयान। बुक के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये ईरान में जन्म लिए थे। उसके अलावा केमिस्ट्री के इनका काफ़ी ज़्यादा काम था, तो केमिस्ट्री के इनको फादर ऑफ अल्केमी भी कहा जाता है। उसके अलावा इन्होंने प्लांट्स एनिमल्स दोनों के ऊपर किताबें लिखी। जो एनिमल्स के ऊपर किताब लिखी उसका नाम है अल हैवान, और जो प्लांट्स के ऊपर किताब लिखी उसका नाम है अल नबातात। वैसे अगर हम जाबिर बिन हैयान की बात करें तो जाबिर बिन हैयान की हमें सिर्फ किताबें मिली, लेकिन रियल के अंदर ये शख्स कौन था इसके बारे में तारीख खामोश है। तो काफ़ी अगर आप देखेंगे नेट के ऊपर तो जाबिर बिन हैयान से रिलेटेड आपको कोई बात नहीं मिलने वाली। बस हाँ, किताबें हैं और किताबों पर जाबिर बिन हैयान का नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह से एक हो सकता है कि किसी शख्स ने अपनी पहचान को छिपाने के लिए एक फ़र्जी नाम जो है रख लिया हो, और उसकी वजह मेन ये रही हो क्योंकि मुसलमानों के दौर के अंदर साइंसदानों के साथ जो है काफ़ी बुरा सलूक होता था, और ये चीज़ें आज के दौर के अंदर भी हमारे पास रिलेट कर रही है। एक और शख्स है जिसका नाम है अब्दुल मालिक असमाई। अब्दुल मालिक असमाई के बारे में बात करें तो ये एक तरह के जोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स के ऊपर किताबें लिखी, जैसे कि घोड़े पे लिखी हुई किताब का नाम है अल खेल, और उसके अलावा अगर कैमल्स की बात करें उसके ऊपर जो किताब लिखी वो है अल अबिल। भेड़ के ऊपर जो किताब लिखी अलशत। जंगली जानवरों पर जो किताब लिखी वो है अल वहूश। तो ये वो एनिमल्स जो कि अरब के इलाकों में पाए जाते हैं, तो उन्हीं के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ किताबें लिख ली। उसके अलावा इन्होंने एक किताब जो लिखी इंसान के ऊपर, उसका नाम है खलकुल इंसान, क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन। तो ह्यूमन बॉडी और उसके कामों के हवाले से ये किताब लिखी, जो कि उनकी ज़्यादा पॉपुलर किताब थी। फिर तीसरे शख्स का जिक्र किया जा रहा है जो कि बू अली सीना, इन्हें अबू अली सीना भी कहा जाता है। तो ये जो थे फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहलवाते हैं। एक तो अब हम कहें ये एक उस दौर के अजीम हकीम थे। अब इनका जो वेस्ट में नाम है वो है अविसीना। जो जाबिर बिन हैयान ने अब्दुल मलिक असमई, लैंग्वेज की वजह से क्या हो जाता है कि वो नाम बदल जाते हैं, तो इस वजह से इनका नाम जो है वहाँ पर अविसीना के तौर पर लिया जाता है। इन्होंने मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बताया, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस जो कि लंग्स की प्रॉब्लम होती है, उसके अलावा मेनिंजेस जो कि न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम होती है, और उसके अलावा मुख्तलिफ जो है इन्फ्लामेशंस के हवाले से भी बताया। इन्फ्लामेशंस मतलब कि हमारी स्वेलिंग हो जाना, तो मेनिंजेस जो है वो भी एक तरह की स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम होती है जो न्यूरॉन से रिलेटेड होती है। उसके अलावा इनका बाकी फील्ड्स के अंदर भी काम है, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, पेलेंटोलॉजी के अंदर, म्यूज़िक के अंदर, मुख्तलिफ फील्ड में इनका काम है। अब इनकी किताबों का नाम यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, जैसे कि एक किताब इन्होंने लिखी हुई है अल शिफा, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ फिल तिब अल शिफा। दरअसल एक किताब का नाम है अल शिफा, शिफा कहते हैं हेल्थ को, तो अल शिफा एक इनकी किताब है। और दूसरी किताब है जिसका नाम है अल कानून फिल तिब, जिसका मतलब होगा मेडिसिन के उसूल, कि मेडिसिन कैसे वर्क करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक तरतीब। हम जानदारों की एक तरतीब बनी हुई है जो कि सेल्स, उसके बाद फिर टिश्यूज़, टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम तक मुश्तमिल है। उसके अलावा भी अगर देखेंगे और इसकी कौन कौन से लेवल्स बनते हैं, कि स्टेप बाय स्टेप हमारी तरतीब कैसे बनी हुई है, तो वो वाला सारा टॉपिक आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि तमाम जानदार जो हैं वो सेल्स के बने हुए हैं, और सेल्स की भी जो बुनियाद होती है वो दरअसल केमिकल फाउंडेशन होती है, यानी कि सेल्स जो हैं वो बेसिकली केमिकल्स के बने हुए। तो हमारी बुनियाद दरअसल केमिकल्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेल है, वो सेल कुछ मालिक्यूल्स का बना हुआ है, और फिर वो मालिक्यूल्स जो है वो एटम्स के बने हुए। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो है वो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम बात करते हैं, हमारे सेल के अंदर एक हिस्सा मौजूद होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। दरअसल सेल के अंदर का जितना मटेरियल है, सेल का खुद का जितना भी मटेरियल है वो प्रोटोप्लाज्म कहलवाता है। इसकी फिजिकल भी अहमियत है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म की वजह से सेल मेम्ब्रेन बन रही है, सेल का शेप पूरा आ रहा है और सेल की मूवमेंट हो रही है, तो फिजिकल भी इसकी इंपॉर्टेंट है। और केमिकल यानी कि इसके अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं मुख्तलिफ। प्रोटोप्लाज्म के अंदर पानी भी आ जाता है, वहाँ पर मुख्तलिफ रिएक्शन हो रहे हैं। तो फिजिकल और केमिकल ये ज़िंदगी की बुनियाद होता है। फिजिकल वैल्यू के अंदर भी शेप दे रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, मूवमेंट करा रहा है, और केमिकल के हिसाब से क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन हो रहे हैं। तो अगर हम इन सारी लेवल्स को बाकायदगी से डिस्कस करें तो हमारे पास सबसे पहली लेवल जो आती है वो आती है एटॉमिक लेवल। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है मैटर के हवाले से। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर होती हैं, और मैटर के लिए हम लोग वो डेफिनेशन यूज़ करते हैं कि जिसका मास हो और एक स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। तो जानदार जितने भी हैं उनका भी कुछ ना कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो भी मैटर है। अगर हर चीज़ मैटर है तो वो मैटर जो है अलग अलग तरह के एलिमेंट्स का बना हो सकता है। कोई जो है लोहे का बना है तो लोहा एक अलग एलिमेंट है, उसके अलावा कोई चीज़ अगर सिल्वर की बनी हुई तो वो एक अलग एलिमेंट है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास पाए जाते हैं जिनकी तादाद जो होती है वो 118 होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हमें मालूम है जो कि नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ओवरऑल जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो है 118, और इन 118 एलिमेंट्स में से जो नेचुरली पाए जाते हैं
वो होते हैं 92 एलिमेंट्स। बाकी के जो 26 एलिमेंट्स हैं वो सिंथेटिक होते हैं, यानी कि उन्हें लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया है। तो टोटल नेचर के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट जो है वो है 92 एलिमेंट्स, और जो सिंथेटिक एलिमेंट्स है वो है 26। सिंथेटिक एलिमेंट्स का ज़िंदगी के साथ ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो खुद नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते। तो नेचुरल एलिमेंट्स जो 92 पाए जा रहे हैं उनका ज़िंदगी के साथ ताल्लुक होगा। कौन से 92 एलिमेंट्स है जिनका ज़िंदगी के साथ ताल्लुक है? तो उनमें जो तादाद है वो है 16 एलिमेंट्स की, जो कि हमारे मॉलिक्यूल्स में मौजूद होते हैं। एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आगे चल करके मॉलिक्यूल्स को बना रहे होते हैं। तो उन्हें मॉलिक्यूल्स को आगे हम डिस्कस करेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स है लिखा हुआ है? 16 एलिमेंट्स हमारे पास बेसिक है, लेकिन उन 16 एलिमेंट्स में से भी जो है 6 एलिमेंट जो है हमारे पास हमारी ज़िंदगी को बना रहे होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस का जिक्र है। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजन होता है। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, इसको याद रखने का तरीका जो है कौन सा हो सकता है? आप एक वर्ड को याद रख सकते हो, स्पंज। एस जो है वो सल्फर को जाहिर कर रहा है, पी फास्फोरस को जाहिर कर रहा है, और ऑक्सीजन को, एन नाइट्रोजन को, सी कार्बन को और एच हाइड्रोजन को। अगर आप इसको थोड़ा सा पंजाब की बुक में या वैसे ही ओवरऑल जब गूगल पर देखेंगे तो सल्फ़र मौजूद नहीं होगा, और सल्फ़र की जगह पर जो एलिमेंट जिक्र किया जाता है वो कैल्शियम जिक्र किया जाता है। लेकिन हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पर सल्फ़र का आप लोगों ने जिक्र करना होगा, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो वहाँ पर कैल्शियम का एलिमेंट जिक्र में आएगा। तो ये 6 एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इन्हें मेजर एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि ये जानदारों में पाए जा रहे हैं तो इसलिए इनको मेजर बायो एलिमेंट्स भी कहा जा सकता है। अब अगर हम एक एलिमेंट को देखते थे, कार्बन को, कार्बन के अंदर एटम्स मौजूद है, उस एटम के अंदर भी छोटी चीज़ मौजूद होती है जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज वाले, और न्यूट्रॉन इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती। अगर हम एटम का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से मौजूद है, जिसके सेंट्रल पार्ट के अंदर प्रोटॉन और दूसरे न्यूट्रॉन मौजूद हैं, और इसके आसपास में जो है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो इस तरह से एक एटम का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करते हैं। यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है एटम, एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। जैसे ऑक्सीजन का अकेला एटम है, ये आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल बनाएंगे, डाइऑक्साइड 2 वाला बन गया। इसी तरह से फिर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, जिन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जा रहा है। अभी हम इन्हीं का जिक्र करेंगे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स की हमारे सेल्स में किस तरह से अहमियत होती है। अब मॉलिक्यूल्स का जिक्र किया जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स तब बनते हैं जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं। अगर एक कार्बन का एटम है, अगर वो जुड़ रहा है ऑक्सीजन के एटम्स के साथ में, तो इस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूल बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स हमारे पास एटम्स के जुड़ने से बनेंगे। एटम क्या है? एटम जो है एलिमेंट का एक हिस्सा होता है। अब जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उनके अंदर भी कैटेगरीज आ जाती है। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहे जाते हैं, दूसरे को इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। पहले के दौर में ये कहा जाता था कि जो भी मॉलिक्यूल सेल से हासिल हो रहा है या जानदारों से हासिल हो रहा है वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। आज के दौर के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन ये है कि जिनमें कार्बन पाया जाएगा वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं तो इनको इसलिए बायो मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। अब ये हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, और ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इनके अंदर हमारे पास 2 किस्में आ जाती हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, एक को माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। हमारी बॉडी पहले छोटे मॉलिक्यूल्स को बनाती है, जैसे मिसाल के तौर पर हमें ग्लूकोज हासिल होता है डाइजेशन के नतीजे में, इसी तरह से अमाइनो एसिड और हमें फैटी एसिड के मॉलिक्यूल हासिल होते हैं। ग्लूकोज आपस में बहुत सारे जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो बड़ा मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा। ग्लूकोज का जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसे हम कहते हैं स्टार्च, या फिर एक दूसरा मॉलिक्यूल भी बनता है जिसे कहा जाता है ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में जब हम लोग ग्लूकोज को हासिल करते हैं तो वो ग्लूकोज हमें प्लांट में से हासिल हो रहा है। प्लांट में से जो हासिल हो रहा है वो है स्टार्च। हमारी बॉडी उस हासिल होने वाले स्टार्च को तोड़ेगी और उसमें से ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना देगी। फिर हमारी बॉडी को जितना ग्लूकोज चाहिए होगा उतना रख लेगी, बाकी का ग्लूकोज वो स्टोर कर लेगी। तो हमारी बॉडी में बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा जो ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बना होगा। उस बड़े मॉलिक्यूल को हम ग्लाइकोजन कह रहे हैं। याद रखिए, स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसके टूटने से बहुत सारे जो हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हासिल हो सकते हैं। इसी तरह से अमाइनो एसिड्स से, अमाइनो एसिड्स बहुत सारे आपस में जुड़ करके प्रोटीन को बना सकते हैं। वही बात फिर कि प्रोटीन को तोड़ेंगे तो कई सारे हमारे पास अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल हासिल हो सकते हैं। तो अमाइनो एसिड छोटा मॉलिक्यूल है तो इसे माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाएगा, और प्रोटीन बड़े मॉलिक्यूल से तो इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाएगा। इसी तरह से फैटी एसिड्स का जिक्र है। फैटी एसिड के मॉलिक्यूल एक और मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते हैं जिसे कहा जाता है ग्लाइसरॉल।
ये एक अल्कोहलिक मॉलिक्यूल होता है। जब फैटी एसिड ग्लाइसरॉल के साथ में जुड़ते हैं तब ये लिपिड्स को बनाते हैं और लिपिड की खास किस्म ऑयल्स और फैट्स को बना रहे होते हैं। तो फैट्स एंड ऑयल्स बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और ये छोटे मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं जिनमें ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड शामिल हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमेशा जुड़ करके बड़े मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बना रहे होते हैं। एक यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल का जिक्र किया जा रहा है जो कि है मिसाल के तौर पर फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड हमारे सेल की कवरिंग सेल मेम्ब्रेन को बना रहा होता है। तो फास्फोलिपिड ये लिपिड का मॉलिक्यूल है जिसमें फास्फोरस शामिल हुआ पड़ा है। उसके अलावा हमारे सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन में एक और चीज़ भी मौजूद होती है, वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन भी सेल को बना रहा है। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके सेल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। हमने कहा था सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, जो भी मटीरियल है, वो प्रोटोप्लाज्म कहलवाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बायो मॉलिक्यूल्स, जिससे कि प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए या लिपिड्स हो गए, जब ये मिक्सचर के तौर पर मौजूद हो और साथ में मिलकर के काम कर रहे हो सेल के अंदर, तो उस मिक्सचर को पूरे को प्रोटोप्लाज्म कहलवाएगा। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मौजूद हो सकते हैं। मज़े लिखा हुआ है जब प्रोटोप्लाज्म एक तौर पर काम कर रहा है, सारा प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट के तौर पर काम कर रहा है, तो उसे सेल कहा जाएगा। मतलब हमारा एक सेल है, उसके अंदर जितना भी मटीरियल है वो सारा एक तौर पर काम कर रहा है। तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर बन रहा है जो अपने मटीरियल के हिसाब से काम कर रहा है। तो सेल को हम बुनियादी तौर पर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है और वो मॉलिक्यूल सारे जो हैं प्रोटोप्लाज्म को बना रहे हैं। तो प्रोटोप्लाज्म ही आगे सेल को बना रहा है। फिर लिखा हुआ है कि जब एक तरह के सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो वो टिश्यूज़ को बनाते हैं। ये भी हो सकता है कि एक तरह के सेल्स आपस में जुड़ें और टिश्यू बनाएं, या ये भी हो सकता है कि अलग अलग तरह के सेल्स आपस में जुड़ें और टिश्यू बनाएं। इस तरह से दोनों कंडीशंस हो सकती है। प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स आपस में जुड़ करके भी टिश्यू बना रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, सेल्स ने टिश्यूज़ बनाए, टिश्यूज़ आगे चल करके ऑर्गन बना सकते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा कि अकेला सेल जो है वो भी लाइफ को बना सकता है और हो सकता है उसमें आगे टिश्यूज़ ना बने। तो अगर हम लोग सेल से लाइफ का आगाज़ करते हैं तो सेल से जो लाइफ शुरू होती है उसे अकेले सेल वाली यानी कि यूनिसेलुलर लाइफ कहा जाता है। फिर अगर सेल्स के बाद टिश्यूज़ बन गए तो वहाँ से हो गई मल्टी सेलुलर लाइफ का आगाज़। ऐसी ज़िंदगियाँ भी हो सकती है, ऐसे जानदार भी हैं जिनमें टिश्यूज़ मौजूद हैं लेकिन ऑर्गन्स नहीं हैं। फिर ऐसे जानदार भी हैं जिनमें ऑर्गन्स मौजूद हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। तो इस तरह से लाइफ की अलग अलग सूरतें हैं। तो ऑर्गन्स जब आगे चल कर के जुड़ेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा मौजूद है एक एसोफेगस। इस एसोफेगस के साथ में हमारा स्टमक जुड़ा, फिर इसके साथ में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी। अलग अलग ये बॉडी पार्ट्स हैं, अलग अलग ये ऑर्गन्स हैं, लेकिन जब ये जुड़ रहे हैं तो हमारा एक सिस्टम बन रहा है जिसे कहा जा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारा ट्रेकिया, हमारे लंग्स, हमारा नोज़, ये सारे पार्ट्स आ रहे हैं। तो ऑर्गन्स आपस में जुड़ करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो जो हमारा सांस वाला सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी तरह से हार्ट ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ करके सर्कुलेटरी सिस्टम बना रही होती है। तो आगे लिखा हुआ है कि जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़ते हैं और एक यूनिट के तौर पर काम करते हैं, एक बॉडी को बनाते हैं, तो वो वाली बॉडी जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी होगी जिसके अंदर तमाम सेल्स भी मौजूद है, टिश्यूज़ भी मौजूद है, ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद है। तो मल्टी सेलुलर, तो एक सेल वाली ज़िंदगी भी है और ज़्यादा सेल्स वाली ज़िंदगी भी है जिसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जा रहा है। हमारे अंदर क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं तो हम लोग भी मल्टी सेलुलर लाइफ में काउंट होते हैं। तो ये थी हमारे पास सेलुलर लेवल। आगे चल करके हम मज़ीद लेवल्स को भी जिक्र कर सकते हैं जो जानदारों की ग्रुपिंग के हवाले से हैं, उन्हें टेक्सोनोमिक लेवल्स कहा जा रहा है। तो जब हम लोग जानदारों की ग्रुपिंग कर रहे हैं, टेक्सोनोमिक लेवल आ रही है। जब हमने एक किस्म के जानदार को रखा तो वो वाली किस्म है हमारे पास स्पीशी। स्पीशी सबसे छोटा ग्रुप होगा जानदारों का जिसमें सिर्फ एक तरह के जानदार मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर सिर्फ शेर का किस्म मौजूद है, शेर जिसे हम लॉयन कह रहे हैं, और लाइन का नाम है हमारे पास पैंथेरा लियो। आगे हम जिक्र करेंगे पैंथेरा लियो क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो जब एक किस्म के जानदार जुड़े हुए तो वो स्पीशी जो है हमेशा मार्फोलॉजिकल सिमिलर जानदार होंगे जो आपस में जुड़ करके औलाद पैदा कर सकते हैं, और औलाद ऐसी होगी जो फर्टाइल होगी, जो आगे भी नस्ल को कंटिन्यू कर सकती होगी। आगे हम बात करेंगे कि अगर एक तरह की स्पीशीज़ किसी एक जगह पर पड़ी हुई हो तो वो हमारे पास पॉपुलेशन कहलवाती है। मिसाल के तौर पर एक जंगल है, वहाँ पर सिर्फ लायंस पड़े हुए हैं, तो वो लायंस की जितनी भी आबादी है, जितना भी तादाद है, वो पॉपुलेशन कहलवाएगी। पॉपुलेशन हमेशा एक ख़ास इलाके के साथ में मखसूस होती है। तो जानदार की जितनी भी तादाद है जो किसी खास इलाके में मौजूद है वो उनकी पॉपुलेशन। अगर मिसाल के तौर पर
एक दरख्त है, उस दरख्त पर पैरोट मौजूद हैं, तो वो पैरोट की पॉपुलेशन। तो हमेशा एक इलाके से जानदार की पॉपुलेशन बनती है। फिर आती है कम्युनिटी। जब अलग अलग स्पीशीज़ आपस में जुड़ करके एक जगह पर मौजूद हों तो वो कम्युनिटी कहलवाती है। एक तालाब का एग्जांपल ले लें कि एक तालाब के अंदर जो है मछलियाँ भी आपको मिलेंगी, मेंढक भी आपको मिलेंगे, आपको घास वगैरह और इंसेक्ट वगैरह मिलेंगी। तो वहाँ पर बन गई हमारे पास कम्युनिटी। जब डिफरेंट स्पीशीज़ किसी खास जगह पर मौजूद हो तो वो कम्युनिटी। अब अगर हम बात करेंगे, एक दरख्त की एग्जांपल दोबारा ली हुई है और दरख्त पर सिर्फ एक किस्म के नहीं लेकिन मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स मौजूद हैं, तो वो भी बर्ड्स की कम्युनिटी कहलवाएगी। फिर आता है हमारे पास इकोसिस्टम। जब ज़िंदा चीज़ें जो कि हमारे पास स्पीशीज़ हैं या कम्युनिटीज़ हैं, पॉपुलेशंस हैं, जब वो ज़िंदा चीज़ें नॉन लिविंग चीज़ों के साथ में इंटरेक्ट करें, डिपेंड करें, तो वो हमारे पास जो है इकोसिस्टम बनता है। और लाजिम बात है, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी जानदार हैं, जितनी भी पॉपुलेशंस हैं, कम्युनिटीज समझ लो पॉपुलेशंस का जमा, अलग अलग पॉपुलेशंस आपस में जुड़ करके कम्युनिटी बना रही हैं। तो जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं, उनको लाजमी नॉन लिविंग चीज़ों पर डिपेंड करना पड़ता है, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर डिपेंड करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन एयर में से हासिल हो रहा है तो वो एक नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन जानदार को वो चीज़ लेनी है और वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में भेजना है। तो इन्वायरमेंट के साथ में उसका ताल्लुक़ रखना, इन्वायरमेंट के साथ में उसका इंटरेक्शन होना, ये इकोसिस्टम कहलवाता है। फिर आता है हमारे पास बायोस्फीयर। ज़मीन का जो भी हिस्सा है जहाँ पर लाइफ मौजूद है वो वाला हिस्सा बायोस्फीयर कहलवाएगा। और बायोस्फीयर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इकोसिस्टम आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक होता है रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। रेन फॉरेस्ट एक ऐसा जंगल होता है जहाँ पर हमेशा बारिश हो रही होती है, तो रेन फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, वहाँ पर जानदार मौजूद है, तो वो भी एक बायोस्फीयर है। इसी तरह से होता है डिज़र्ट इकोसिस्टम। एक रेगिस्तान, एक सहरा जो है वो भी इकोसिस्टम के अंदर आ गया। तो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम हमारे पास हो सकते हैं। ग्रास लैंड, जो भी इकोसिस्टम है वहाँ पर लाइफ मौजूद है, तो हर इकोसिस्टम एक बायोस्फीयर होगा। इसी तरह से हर इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज़ होंगी, हर कम्युनिटीज़ के अंदर अलग अलग पॉपुलेशंस हो सकती हैं और हर पॉपुलेशन के अंदर हमें स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से डिस्कस करते हैं। हमारे पास ऐसे जानदार भी हैं जैसे कि हमने कहा जो एक सेल के बने हुए हैं और उन एक सेल की तमाम एक्टिविटीज़ उनके अकेले सेल के अंदर हो रही होती, तो वो तमाम बेसिक एक्टिविटीज़ जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है वो अपने सेल के ज़रिए से कर रहे होते हैं। अगर उन्हें खाना डाइजेस्ट करना होता है तो वो उस खाने को भी डाइजेस्ट करते हैं, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी करते हैं, खाने को तोड़ करके एनर्जी हासिल करते हैं और ख़राब मटीरियल को अपनी बॉडी के बाहर रिमूव भी कर लेते हैं। और उनके अंदर मूवमेंट भी हो रही होती है, मूवमेंट के भी उनके पास सिंपल तरीक़ेकार होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? बैक्टीरिया को इन्होंने लिखा हुआ है, अमेबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, ये कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि अकेले सेल वाले होते हैं, इनमें ज़्यादा सेल्स नहीं पाए जाते। कुछ ऐसे भी जानदार होते हैं जो कि होते अकेले सेल वाले हैं, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वो साथ में जुड़ करके रहते हैं। सर एक सेल वाला ये जानदार है, ये एक अलग लाइफ है और ये एक अलग लाइफ है, लेकिन ये साथ में जुड़ करके रह रहे हैं, तो कॉलोनीज बनाकर रहने वाले जानदारों को कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। अब ये जो जानदार कॉलोनियल है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपस में मिल बांट करके काम करे। हर जानदार जो है अलग अलग काम करेगा, तो लेबर के हवाले से, काम के हवाले से वो कोई तकसीम अपने में नहीं बनाते। लिखा हुआ है कि हर जानदार जो है अपनी खुद की लाइफ जो है गुजारेगा, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता और आगे चल करके वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर भी नहीं बनाते, वो अकेले सेल वाले ही हमेशा रहते हैं। ये एक तरह से समझ लें इवोल्यूशन के पैटर्न की बात हो रही कि पहले पहले ऐसे जानदार जो थे अकेले अकेले रहने वाले थे, फिर ऐसे आए जो कि साथ में जुड़कर रहने लग गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि ये जो अलग अलग कॉलोनीज़ बना कर रहने वाले थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ही स्ट्रक्चर बना लें और इस तरह से मल्टी सेल लाइफ का फिर वजूद आया। तो कॉलोनियल से ही आगे चल करके मल्टी सेल लाइफ जो है वजूद में आई है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल का जिक्र किया जा रहा है जो कि है वोल्वॉक्स, जो कि एक ग्रीन अलगा है, जो कि अलगी की एक किस्म होती है जो कि पानी के ऊपर मौजूद रहता है। इसका हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कॉलोनियल का एग्जाम्पल है। मल्टीसेलर की बात करें, वो जानदार जो ज़्यादा सेल्स के बने हैं, मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स। आपकी बुक में दो एग्जाम्पल जिक्र किए गए, फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट, तो ये मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग अकेले सेल वाले जानदार को यानी कि यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं जो कि है अमेबा। अमेबा के बारे में अगर हम बात करें, ये अकेले सेल वाला जानदार है और ये कहाँ पर रहता है? ये मिट्टी के अंदर मौजूद हो सकता है, जो तालाब होगा उसकी मिट्टी में मौजूद हो सकता है। ये पूल्स के अंदर मौजूद हो सकता है, तालाब के अंदर मौजूद हो सकता है जो हमारे पास बने होते हैं, या फिर ठहरे हुए किसी पानी में मौजूद हो सकता है। दरअसल ये एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कीचड़ वाली मिट्टी में भी हो सकता है, जो तालाब के अंदर भी हो सकता है और जो कि ठहरे हुए पानी के अंदर मौजूद हो सकता है।
हमारे पीने वाले पानी के अंदर भी अमेबा मौजूद हो सकता है। इसकी साइज़ की बात करें तो ये 0.25 माइक्रोमीटर की बहुत छोटी साइज़ का ये ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रोमीटर मतलब कि 10⁻⁻⁶। ये इतना छोटा होता है कि इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब अमेबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती, इसकी इरेगुलर शेप होती है। ये शेप अपनी बदलता रहता है। मिसाल के तौर पर इसका अभी हमें ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद ये इस तरह से बदल जाए। तो इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, जहाँ पर खाना दिखेगा वो वहाँ मूव करेगा। अगर मिसाल खाना यहाँ पर मौजूद है तो ये अपने हिस्सों को इस तरह से खाने के करीब कर देगा, फिर अपने इन दो हिस्सों को मिला देगा, खाना इनकी बॉडी में दाखिल हो जाएगा। तो ये इस तरह से छोटे खाने को हासिल करता है। और इसका जो छोटा खाना होता है वो दरअसल बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया इससे भी छोटे होते हैं, तो ये बैक्टीरिया को अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में हेल्प कराती है। सेल मेम्ब्रेन के जरिए से चीज़ें सेल में दाखिल होती हैं और बाहर की तरफ चली जाती है। और सेल मेम्ब्रेन ही जो है अंदर के पानी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। अगर सेल मेम्ब्रेन खत्म हो जाए तो सेल का जितना भी मटीरियल है वो सारा का सारा बिखर जाएगा। अब इसकी जो अंदर का पानी है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जा रहा है, इसका जो आउटर पार्ट होगा वो क्लियर होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पर इस तरह से दिखाया हुआ है कि ये जो हमारे पास है ये आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट इसका क्लियर और ट्रांसपेरेंट है और जेल के जैसा है, इसे एक्टोप्लाज्म कहा जा रहा है। और जो अंदर का पार्ट है जो कि लिक्विड के जैसा ज़्यादा है और डार्क पार्ट है उसे एंडोप्लाज्म कहा जा रहा है, जो सोल के जैसा यानी कि लिक्विड के टाइप का ज़्यादा है। मज़ीद बात करें साइटोप्लाज्म के हवाले से, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो सकता है, फूड व्हीकल हो सकते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है जो रेस्पिरेशन करेगा। अगर इसकी मूवमेंट की बात करें तो अमेबा जिस चीज़ों से मूवमेंट करता है वो होता है उसका साइटोप्लाज्म। मतलब इसके अंदर जो पानी है वो पानी को आगे फेंकेगा और इन्हें जो है सूडोपोडिया कहा जाता है। सूडो का मतलब होता है फाल्स और पोडिया का मतलब होता है पैर। यानी ये ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर झूठे पैर हैं, मतलब कि पैर तो वैसे है ही नहीं, लेकिन वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो पैरों के तौर पर काम कर रहा है, पैरों की जैसी मूवमेंट करा रहा है। तो आर्जी तौर पर पैर बन रहे हैं, इनको हम सूडोपोडिया या झूठे पैर कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं वोल्वॉक्स के हवाले से, जो कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएगा, यानी जिसके अंदर सेल्स आपस में जुड़ करके कॉलोनीज बना रहे हैं। वोल्वॉक्स के बारे में पहली लाइन लिखी हुई है कि ये पॉलीफाइलेटिक है। पॉलीफाइलेटिक का मतलब ये है कि वोल्वॉक्स किसी एक जानदार में से नहीं बना। वोल्वॉक्स की अलग अलग किस्में हैं और वो अलग अलग इंसेस्टर्स में से, अलग अलग जानदारों में से बने हैं। और ये क्लोरोफाइट है, यानी कि इसके अंदर जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन होता है और इस वजह से इसको ग्रीन अलगी के ग्रुप के अंदर रखा हुआ है। और इसकी जो फैमिली है वो है वोल्वोकेसेई। ये जो फैमिली का यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, आगे आप पढ़ेंगे कि जानदारों का एक बड़ा ग्रुप होता है जिसे किंगडम कहा जाता है। किंगडम के बाद फाइलम आता है, फिर उसके बाद क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है। तो ये ग्रुप के अंदर, एक दर्जाबंदी के अंदर ये एक ग्रुप बनता है जिसे वोल्वोकेसेई कहा जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये स्फेरिकल कॉलोनीज़ बनाता है, गोल गोल सी कॉलोनीज़ बना सकता है। और इसकी कॉलोनीज़ के अंदर 500 से लेकर के 50,000 तक के मुख्तलिफ सेल्स मौजूद हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर में रहने वाले जानदार है। अमेबा भी फ्रेश वाटर के अंदर रहने वाला जानदार था। और इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो शख्स थे वो थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। याद रखिएगा कि सबसे पहला जो सेल देखने वाला शख्स था वो था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक सेल को देखा था, लेकिन उसने मजीद जानदारों के हवाले से रिसर्च नहीं की थी। एंटोनी वेल ल्यूवेनहुक ने रॉबर्ट हुक के बाद जो है काम ये किया कि हर तरह के पानी को, हर तरह की चीज़ को देखा माइक्रोस्कोप के नीचे। इस तरह से इसने बहुत सारे जानदारों को डिस्कवर कर लिया था। इसीलिए एंटोनी वेल ल्यूवेनहुक को ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो वोल्वॉक्स के बारे में भी इन्होंने हमें बताया। ये एक गोल कॉलोनी नज़र आ रहा है। इस तरह से हमें मुख्तलिफ गोल कॉलोनीज़ जो है इनकी नज़र आ रही। तो ये गोल कॉलोनीज़ बना सकता है जिसके अंदर 500 से लेकर के 50,000 तक सेल्स मौजूद होंगे, 50,000 तक जानदार मौजूद होंगे। तो वोल्वॉक्स को एक ऐसी अलगी कहा गया है जो कि ग्रुप के अंदर रहती है, कॉलोनी बना कर रहती है। वोल्वॉक्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसके दो फ्लैजिला होते हैं, मतलब कि एक इसका ये सेल है, इस सेल के बाहर ऐसे फ्लैजिला हैं जो ऐसे मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। तो फ्लैजिला साथ में हरकत करते हैं और फिर बॉडी को वाटर में मूव कराने में हेल्प करते हैं। वोल्वॉक्स की सेल्स के अंदर क्लोरोफिल भी होता है और क्लोरोफिल की मदद से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में ये अपना खाना बनाएंगे। मजीद बात करें तो लिखा हुआ है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक्वाटिक इकोसिस्टम का अहम हिस्सा होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का ये काम कर रहे हैं।
मज़ीद इनके बारे में बात करें तो वो लोग इंसानों के लिए किसी तरह से भी हार्मफुल नहीं होते। उसकी वजह यह है कि ये कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे लिए प्रोड्यूस नहीं करते, वरना कुछ अलर्जी की किस्में ऐसी भी हैं जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते, तो वो हमारे लिए नुकसान वाले। अमेबा के अंदर भी एक किस्म होती है जो कि डायसेंट्री, एक ऐसी बीमारी जिसमें ब्लीडिंग आ रही होती है, वो काज कर रहे होते हैं। तो अमेबा जो है हमारे पास जो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है वो हार्मलेस होता है, लेकिन इसकी कुछ किस्में जो है वो नुकसान वाली हो सकती है। अमेबा की एक और किस्म भी होती है जो कि ब्रेन ईटिंग अमेबा कहा जाता है, जो कि मतलब कि हमारे ब्रेन के सेल्स को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से जानदारों के अंदर भी ख़राब किस्में और अच्छी किस्में मौजूद हो सकती हैं। अब हम जिक्र करते हैं मस्टर्ड प्लांट के हवाले से, जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लांट हमारे पास आ रहा है। मस्टर्ड प्लांट दरअसल इंग्लिश नाम है। इसे उर्दू ज़बान के अंदर सरसों कहा जाता है, सिंधी के अंदर सरह, और इस तरह से साइंटिफिक नाम जो इसका बनेगा वो होता है ब्रासिका कैंपस्टीरस। हर जानदार का एक अलग अलग नाम रखा गया है, हर नस्ल का, हर स्पीशी का एक अलग अलग नाम रखा हुआ है और वो उसकी पहचान बनता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि शेर का, जैसे कि हमने कहा, पैंथरा लियो नाम रखा हुआ है, टाइगर का पैंथरा टाइग्रिस रखा हुआ है, तो हर जानवर का एक अलग अलग नाम रखा हुआ है। अगर बात करें इस मस्टर्ड प्लांट के हवाले से, ये मल्टीसेलुलर है और इसे सर्दियों के मौसम के अंदर उगाया जाता है। इसके जो लीव्स होते हैं उन्हें खाने के तौर पर जो है सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और उनके सीड का इस्तेमाल जो है तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसकी साइज़ की बात करें तो ये 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर तक हो सकते हैं। और इसके बारे में मज़ीद बात करें, इसके दो हिस्से होते हैं, एक को वेजिटेटिव पार्ट और दूसरे को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्लांट्स का फ्लावर होता है जहाँ से सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की जा सकती है। वेजिटेटिव पार्ट जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, जो ग्रोथ करा रहे हैं, उसमें रूट, स्टेम और लीव्स शामिल होते हैं। फ्लावर इसके येलो कलर के होते हैं और फ्लावर्स में से ही आगे चल करके सीड निकलेंगे। फ्लावर में से फलियाँ बनती है जो कि फ्रूट होगा, फिर सीड बनेंगे। याद रखिएगा, बायोलॉजी के अंदर फ्रूट हर उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें सीड होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल टर्म जो है फ्रूट वाली हमारे पास अलग है और हमारे पास जो दूसरी टर्म होती है लोकली फ्रूट, वो अलग चीज़ कही जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मिर्चों के बारे में कहा जाए तो बायोलॉजी मिर्चों को भी फ्रूट कहेगी क्योंकि उसके अंदर सीड होते हैं। बायोलॉजी जो है भिंडी को भी फ्रूट कहेगी क्योंकि उसके अंदर सीड होती है। तो बायोलॉजिकली फ्रूट हर वो चीज़ होगी जिसमें सीड होती है। ये बायोलॉजिकल डेफिनेशन होती है फ्रूट की, और हमारी मर्ज़ी है कि हम किस चीज़ को फ्रूट बना करके खाते हैं, किस चीज़ को सब्ज़ी बना करके खाते हैं, वो फिर हमारी मर्ज़ी के ऊपर आ जाता है। फिर हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनिमल लाइफ के हवाले से, जो कि है फ्रॉग, जिसे राना टिग्रिना साइंटिफिकली कहा जाता है। तो साइंटिफिक नाम ये हमारे यहाँ पाए जाने वाले फ्रॉग का है। बाकी इलाकों के अंदर अलग अलग फ्रॉग होते तो उनके नाम भी अलग अलग होंगे। तो ये जो है हमारे रीजन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पाया जा रहा है, मल्टीसेलुलर एनिमल है और ये पानी और ज़मीन दोनों पर रहता है। जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहे उसे एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन उसे कहा जाएगा जो अपना आधा वक्त ज़मीन पर, आधा वक्त पानी में गुजारता है। इसकी बॉडी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक इसका हेड रीजन है और दूसरा इसका ट्रंक रीजन है। इसके अंदर गर्दन वगैरह मौजूद नहीं होती। इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम तक मौजूद है, मतलब कि सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मुख्तलिफ तरह के मौजूद है। आगे हम डिस्कस करने वाले कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर मौजूद हैं। इसके ऑर्गन्स जो हैं मुख्तलिफ टिश्यूज़ के बने हुए, जैसे इपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं जो कि ग्लैंड्स को बना रहे हैं, कुछ मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर मसल्स को बनाएंगे, नर्वस टिश्यूज़ जो है ब्रेन वगैरह को बना रहे होंगे। फ्रॉग जो है ये खड्डों के अंदर रहता है, पूल के अंदर, पॉन्ड के अंदर, ठहरे हुए पानी के अंदर और बहते हुए पानी के अंदर या स्लो मूविंग रिवर के अंदर रह सकता है। इसकी खुराक जो है इंसेक्ट होती है, ये इंसेक्टिवोरस होता है। सर्दियों के अंदर ये अपने आप को छुपा देता है मट्टी के अंदर। वो वाला जो वक्त होगा अपने आप को इनएक्टिव बना देना, ये हाइबरनेशन कहलवाता है। काफ़ी सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो सर्दियों में छुप जाते हैं, तो उनका सर्दियों में इनएक्टिव हो जाना हाइबरनेशन, दोबारा से वापसी आ जाना, उसे एस्टिवेशन कहा जाता है। यहाँ पर उस ऑर्गन सिस्टम का जिक्र किया जा रहा है जो फ्रॉग के अंदर पाए जा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर माउथ होता है, बक्कल कैविटी होता है, माउथ के आगे का हिस्सा, फेरेंक्स होता है, ये भी माउथ के साथ में अटैच होता है। फिर एसोफेगस, एक लंबी ट्यूब जो खाने को आगे लेकर जाएगी स्टमक के अंदर। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर क्लोका का रीजन होता है। क्लोका उस जगह को कहा जाता है जहाँ से वेस्ट और यूरिन दोनों ही साथ में आ रहे होते हैं। कुछ और चीज़ें भी इसके साथ जुड़ी हो सकती है, लिवर हो गया, गाल ब्लेडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। हमारी बॉडी में भी यही चीज़ होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, इसके अंदर हार्ट मौजूद है। हार्ट के अंदर खाने मौजूद होंगे जिसे आर्टेरिया और वेंट्रिकल कहा जा रहा है। इस हार्ट में से नसें निकलती हैं जिन्हें अरोटा और वेना केवा कहा जा रहा है। अरोटा जो है आर्टरी है, बड़ी आर्टरी, वेना केवा बड़ी वेन है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स से, ट्रेकिया है, नॉस्ट्रिल से। अच्छा, एक और बात कि जब ये पानी में चला जाता है तब ये लंग्स के ज़रिए से रेस्पिरेशन नहीं कर रहा होता,
तब ये जो है अपनी स्किन के ज़रिए से रेस्पिरेशन कर रहा होता है, क्योंकि इसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, गीली होती है, गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरह से स्किन के पास में भी बहुत सारी खून की नालियाँ होती हैं जिनमें गैसेस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो किडनीज है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस है, वेस, अफ्रेंशिया, ये कुछ ट्यूब्स हैं जो टेस्टिस के साथ में अटैच होती है। फीमेल के अंदर ओवरीज होंगी, ओविडक्ट होगा, ओविसेक होगा, तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स, ये सारे इनके अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ पर उसके एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया जाए डायसेक्शन वाला, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वर्क है तो इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।